एपिसोड 2 की शुरुआट में सचिव जी प्रहलाद और विकास के साथ सरकारी स्कूल में आते हैं टॉयलेट देखने के लिए। असल में अब चुनाव आ गए थे तो ये लोग प्रचार यहीं से शुरू करने वाले थे सफाई करके, जिससे मंजू देवी को लोगों से ज्यादा वोट मिले। पर जैसे ही मास्टर जी उन्हें टॉयलेट दिखाते हैं तो उसका हाल देखकर तो सचिव जी उल्टी कर देते हैं और ये लोग डिसाइड करते हैं कि टॉयलेट की जगह कुछ और एरिया देखते हैं जहाँ सफाई की जा सकती है, क्योंकि टॉयलेट का हाल तो बहुत ही बुरा था। इसके बाद ये लोग हर जगह देखने लगते हैं ताकि सबसे गंदी जगह की सफाई करके प्रधान जी हीरो बन जाएं। वहीं भूषण माधव और विनोद को भी यही कह रहा था कि इस बार प्रधान बनने के लिए हमें दिमाग से काम लेना होगा, क्योंकि वो अपनी पत्नी क्रांति देवी को चुनाव में खड़ा करने वाला था। फिर जब सचिव जी टंके के पास की जगह सफाई करने के लिए फाइनल कर देते हैं तो ये बात प्रधान जी को भी बता देते हैं कि कल आपको सफाई करने यहाँ आना होगा। इसी बारे में रिंकी भी सोशल मीडिया पर डाल देती है ताकि फुलेरा गांव के सारे लोग सफाई के दौरान वहाँ मौजूद हों और इससे प्रधान की छवि और भी अच्छी हो जाए। लेकिन अगली सुबह सब उल्टा हो जाता है और सचिव जी देखते हैं कि टंकी के पास वाली जगह की सफाई तो भूषण और उसके लोग कर रहे हैं, जिन्होंने रिंकी की पोस्ट पढ़ के उसका फायदा उठा लिया। और ये बात जानकर तो प्रधान जी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। अब वो सोचने लगते हैं कि हम करें क्या, क्योंकि ये भूषण तो चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है। तभी मंजू देवी पूछती है कि ये बताओ सबसे गंदी जगह कौन सी है पूरे गांव में। तो सचिव जी बता देते हैं कि स्कूल की टॉयलेट सबसे गंदी है। ये सुनकर मंजू देवी उसी को साफ करने के लिए चल देती हैं और यहाँ भूषण ने माधव को इन पर नजर रखने के लिए भेज रखा था। फिर जब मंजू देवी अपने ग्रुप के साथ सफाई करने के लिए जा रही होती है तो भूषण रास्ते में कहता है कि आप जहाँ भी सफाई करने जा रही हैं हमें भी साथ ले लीजिए, इससे ज्यादा सफाई हम लोग मिलकर कर पाएंगे। अब यह सारे लोग देख रहे थे इसलिए मंजू देवी उन्हें भी साथ चलने को कह देती हैं। फिर ये लोग चलते चलते स्कूल पहुंच जाते हैं और मंजू देवी चाह रही थी कि टॉयलेट वही साफ करे ताकि लोग उनकी बढ़ाई कर सके। तब यहाँ क्रांति देवी और मंजू देवी के बीच में झगड़ा होने लगता है, जिसमें भूषण का ग्रुप और प्रधान जी का ग्रुप आमने सामने था और अब टॉयलेट साफ करने को लेकर लड़ाई हो रही थी। तभी यहाँ गुस्से में मंजू देवी कहती है कि इस भूषण ने मेरे पति पर गोली चलवाई है, इससे ज्यादा कोई कैसे गिर सकता है। जो सुनकर क्रांति देवी बहस करने लगती है कि मेरे पति ने कोई गोली नहीं चलवाई। और अब पूरे गांव के सामने बेइज्जत होने के बाद क्रांति देवी भूषण, विनोद और माधव को साथ लेकर वहां से जाने लगती है और गांव वाले भी गोली चलने के बारे में बात कर रहे थे। फिर थोड़ा आगे चलकर भूषण को एक आइडिया आता है तो वो माधव और विनोद से कहता है कि मैं एक चाल चलने वाला हूँ, इसलिए जो भी यहाँ होगा वो किसी से बताना मत। ये कहकर वो अपना माथा फोड़ लेता है। वहीं यहाँ मंजू देवी ने जैसे तैसे करके टॉयलेट साफ कर दिया था, जिसे देखकर गांव वाले उसके लिए तालियां बजाते हैं। तभी वहाँ पर क्रांति देवी भूषण को लेकर आती है जिसके सर से खून बह रहा था और वो बताते कि आपके इल्जाम लगाने से गांव वाले हम पर भड़क रहे हैं और किसी ने पत्थर मारकर इनका सर फोड़ दिया। एक तरह से क्रांति देवी सिंपैथी चाह रही थी। फिर क्रांति देवी कहती है कि अब आप चाहे कितने भी पत्थर चलवा लो, लेकिन इस बार चुनाव में पूरा हिसाब होगा और जो आपका साथ दे रहे हैं ना, मैं उन्हें छोड़ने नहीं वाली। एक तरह से यहाँ क्रांति देवी सचिव जी को देखकर ये सब कह रही थी। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में प्रधान जी अपने लोगों से कह रहे थे कि पता करो इस भूषण को जाते समय पत्थर किसने मारा। फिर वहाँ विकास आकर मिठाई खिलाता है और बताता है कि हमने शहर के पास एक जमीन ले ली है, जो सुनकर सब काफी खुश होते हैं। तभी ये लोग देखते हैं कि विनोद और माधव आपस में लड़ रहे हैं, क्योंकि क्रांति देवी के प्रधान बनने के बाद इनमें से कोई एक उप प्रधान बनेगा। इसी बात को लेकर इनकी बहस हो रही थी। तभी वहाँ प्रधान जी इन दोनों को बुलाते हैं कि आओ प्रसाद ले लो, विकास ने पूजा कराई है। जिस पर विनोद तो प्रसाद का नाम सुनकर आ जाता है, लेकिन माधव साफ मना कर देता है क्योंकि वो तो भूषण का खास आदमी था। यहाँ तक कि जब विनोद लड्डू खा रहा होता है तो वो उसे भी खूब सुनाता है कि भूषण भाई को धोखा देकर तूने अच्छा नहीं किया, लेकिन विनोद तो अपने में ही मगन था। इसके बाद ये बात माधव भूषण को बताता है कि इसने प्रधान जी का लड्डू खाया है। तब भूषण भी विनोद को काफी सुनाता है। ये सब सुनकर विनोद कहता है कि अभी उस प्रधान को उसका लड्डू वापस करके आता हूँ। तब वो ये सोचकर निकलता है कि एक लड्डू खरीद कर वापस कर दूंगा, लेकिन रास्ते में उसे खुशबू मिल जाती है जो जमीन लेने की खुशी में अपनी साइड लड्डू बांट रही थी। तब विनोद उसी से लड्डू मांग लेता है और पूछता है कि किस बात की पूजा थी तुम्हारे घर पर। तब खुशबू बताते कि हमने शहर के पास जमीन ली है। हालांकि फिर विनोद लड्डू लेकर यहाँ से चला जाता है। फिर वो सीधा पंचायत ऑफिस आता है
और विकास को वो लड्डू वापस करने लगता है कि तुम ये लड्डू ले लो बस, लेकिन विकास और सचिव जी साफ मना कर देते हैं। इसलिए विनोद तो वो लड्डू वहीं रख कर जाने लगता है। तब सचिव जी समझ जाते हैं कि भूषण ने कुछ कहा होगा, इसलिए वो जानबूझकर बात उठाते हैं कि लोग इंसान को गुलाम बना देते हैं, है ना। इसी तरह विकास भी विनोद को उकसाने लगता है, जो सुनकर विनोद बता देता है कि भूषण ने लड्डू खाने पर उसे कितना सुनाया। तब सचिव जी कहते हैं कि तुम कोई गुलाम थोड़े हो जो उसकी हर बात मानोगे। इसी तरह से वो विनोद को खूब भड़का देते हैं और विनोद भी ताव में आकर वो लड्डू खा लेता है। फिर सचिव जी कहते हैं कि तुम प्रधान जी के दुश्मन थोड़े हो, वो तो तुम्हें घर बुलाकर खाना खिलाने की बात कर रहे थे, आना चाहो तो आ सकते हो। तब विनोद मान जाता है, साथ ही वो कहता है कि मैं फिर भी भूषण भाई से गद्दारी नहीं कर सकता, लेकिन मैं प्रधान जी के घर जरूर आऊंगा। ये सुनकर ही सचिव जी और विकास खुश हो जाते हैं कि एक बार ये खाने पर आ जाए तो सही मौके पर इसे हम अपनी साइड कर लेंगे। अब रात को प्रधान जी के घर पर मंजू देवी पूरी सब्जी बनाती है और विनोद के आते ही ये लोग उसका आदर सत्कार करने लगते हैं। लेकिन यहाँ कोई भी विनोद से भूषण के बारे में बात नहीं कर पाता, क्योंकि वो तो खाने में बिजी था। तब पूरी देने के बहाने मंजू देवी विनोद को कहती है कि तुम हमारी साइड होते तो रोज ऐसा खाना खिलाती मैं तुम्हें, जो सुनकर विनोद शांत हो जाता है। फिर इसी तरह से ये लोग बात घुमाते हैं और ये सब सुनने के बाद विनोद सीधा भूषण को कॉल करके कहता है कि मैं इस समय प्रधान जी के घर पर खाना खाने आया हूँ, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ विनोद इन लोगों को दिखाना चाह रहा था कि वो भूषण का गुलाम नहीं है, लेकिन भूषण तो ये सुनते ही फोन काट देता है, जो बात विनोद को अच्छी नहीं लगती। फिर सचिव जी कहने लगते हैं कि इससे ज्यादा इज्जत तो हमारे प्रधान जी आपकी करते हैं, आपका इनके साथ रहने में ज्यादा फायदा है। लेकिन विनोद कहता है कि मैं भले ही गरीब हूँ, लेकिन गद्दार नहीं हूँ। अब भूषण चाहे जैसा भी हो, मैंने उसे सपोर्ट किया था तो आगे भी करूंगा। ये सब कहकर विनोद वहाँ से जाने लगता है। तब सचिव जी कहते हैं कि उसी भूषण ने प्रधान जी पर गोली चलवाई थी, लेकिन विनोद साफ मना कर देता है, बल्कि वो तो उल्टा कह देता है कि शायद प्रधान जी ने खुद पर गोली चलवाई है, क्योंकि उनके हाथ पर गोली लगी है और सामने वाला चाहता तो उन्हें जान से भी मार सकता था, लेकिन उन्होंने मारा नहीं। यही सब कहकर विनोद वहाँ से चला जाता है और अब सचिव जी भी प्रधान जी को देखने लगते हैं कि कहीं आपने सच में खुद पर गोली तो नहीं चलवाई। लेकिन प्रधान जी रिंकी की कसम खाकर कहते हैं कि मैंने खुद पर कोई गोली नहीं चलाई। खैर फिर अगले दिन विनोद से आकर माधव और भूषण मिलते हैं और ये लोग विनोद की तारीफ करते हैं, क्योंकि विनोद इन्होंने धोखा नहीं दिया प्रधान जी की साइड जाकर। साथ ही विनोद बातों बातों में इन्हें बताता है कि विकास की जमीन की खुशी में वो लड्डू बांटे गए थे, जो सुनकर भूषण सोच में पड़ जाता है कि उसके पास इतना पैसा आया कहाँ से, जो उसने शहर के पास जमीन ले ली। यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में भूषण माधव और विनोद के साथ सीधा विधायक से मिलने आता है, जहां विधायक किसी को पीट रहा था ताकि वो सच उगलवा सके कि प्रधान पर गोली किसने चलवाई। खैर फिर भूषण विधायक से बताता है कि एक खबर पता चली है कि उस शहर सचिव विकास ने शहर के पास जमीन ली है। समझ नहीं आ रहा कि उसके पास इतना पैसा आया कहाँ से, जरूर इसमें उस प्रधान की चाल होगी। जो सुनकर विधायक कुछ सोचने लगता है और कहता है कि मैं कुछ करता हूँ। तभी माधव कहता है कि जो भी करना नॉमिनेशन से पहले करना, थोड़ा प्रधान की खिल्ली उड़ेगी तो गांव वालों के सामने मजा आएगा। ये सुनकर विधायक कहता है कि माधव तू दिमाग तो अच्छा चलाता है, जब भूषण की बीवी प्रधान बनेगी तो प्रधान तुझे ही बनाया जाएगा। ये सुनकर विनोद को अच्छा नहीं लगता। खैर इधर हम प्रहलाद, विकास और सचिव जी को बातें करते हुए देखते हैं कि वो नॉमिनेशन के लिए कैसे जाएंगे। तब प्रहलाद कहता है कि 8-10 सफेद कार लेकर चलेंगे, तो सचिव जी कहते हैं कि उस विधायक का घोड़ा भी लेकर चलते हैं ताकि हमारा रौब सबको दिख सके। पर प्रॉब्लम ये थी कि वो चलाएगा कौन। तब यहाँ विकास बम बहादुर का नाम बताता है कि वो घोड़ा चला लेता है। यह सुनकर सचिव जी बम बहादुर को कॉल करके पंचायत ऑफिस आने के लिए कहते हैं। इधर प्रधान जी भी नॉमिनेशन की तैयारी में लगे थे, तभी उनके यहाँ एकदम से रेड पड़ जाती है जो विधायक ने भेजी थी। वहीं विकास के घर पर और पंचायत ऑफिस में भी पुलिस वाले आकर इन लोगों से फोन ले लेते हैं और इन्हें एक जगह बैठा देते हैं। अब जैसे रेड की खबर क्रांति देवी और भूषण को पता चलती है तो वो पूरे गांव वालों को भड़काने लगते हैं कि ये प्रधान ने काफी पैसों का घोटाला किया होगा, जिस पर गांव वाले भी इनकी बात मान रहे थे। यहाँ विकास पुलिस वालों को देखकर काफी टेंशन में लग रहा था। तब सचिव जी उससे पूछ लेते हैं कि बताओ आखिर बात क्या है, तुम्हारे घर पर रेड पड़ने से कोई दिक्कत है क्या। इस पर विकास बताता है कि मेरे घर पर प्रहलाद चाचा के 6 लाख रुपए पड़े हैं, जो जमीन लेने के बाद पैसे बच गए थे। अगर वो इनके हाथ लगे तो ये लोग मुझे कहीं जेल में ना डाल दें। ये सुनकर सचिव जी टेंशन में आ जाते हैं। तभी वहाँ बम बहादुर खिड़की से आता है कि बताओ सचिव जी क्यों बुलाया था।
तब सचिव जी को आइडिया आता है और वो बम बहादुर को एक काम करने के लिए कहते हैं। इधर खुशबू भी उन पैसों को लेकर टेंशन में थी। तभी वहाँ किसी तरह सीढ़ी लगाकर बम बहादुर छत पर आता है और खुशबू को बुलाकर कहता है कि विकास ने वो पैसे मुझे देने के लिए कहा है, इसलिए जल्दी से लाओ, मुझे निकलना है। तभी खुशबू जैसे ही पैसे लेने नीचे आती है तो पुलिस वाले उसे रोक देते हैं कि जब तक रेड खत्म नहीं हो जाती चुपचाप यहीं बैठी रहो। लेकिन खुशबू कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ ना, तो जी मचल रहा था, इसलिए मैं छत पर खुली हवा में गई थी। खैर पुलिस को देखकर बम बहादुर वहाँ से भागने की सोचता है और बुरी तरह नीचे गिर जाता है। अब उसकी आवाज सुनकर ये दोनों पुलिस वाले भी जैसे छत पर जाकर देखते हैं तो उन्हें कोई भी नहीं मिलता, क्योंकि बम बहादुर कहीं छुप गया था। खैर फिर पुलिस वालों को खुशबू कहती है कि प्रधान जी की बेटी रिंकी को बुला दीजिए, वो रहेगी तो मेरी तबीयत का ध्यान रखेगी। जो सुनकर पुलिस वाले भी मान जाते हैं। तभी उन्हें बम बहादुर दिखता है जो कहीं जा रहा था, इसलिए वो उसे कहते हैं कि प्रधान जी की बेटी को यहाँ ले आओ। इसके बाद बम बहादुर सीधा रिंकी को लेने आता है और उससे पुलिस वाला बात करके जाने देता है। पर बम बहादुर को देखकर उसे शक होने लगता है कि ये आदमी कुछ ठीक नहीं लग रहा। खैर इसके बाद जब रिंकी और खुशबू साथ में होते हैं तो रिंकी बताती है कि बम बहादुर घर के उस साइड में खड़ा है, तुम बस पैसे नीचे फेंक दो, वो ले जा लेगा। तब खुशबू पैसे लाकर देती है और रिंकी नीचे से ही वो पैसे छत के उस पार फेंक देती है। और जैसे बम बहादुर वो पैसे पकड़ता है तभी वहाँ पुलिस वाले आ जाते हैं, यानी उन्होंने बम बहादुर को रंगे हाथों पकड़ लिया था, वो भी पैसों के साथ। इसके बाद ये लोग रिंकी, विकास, बम बहादुर और खुशबू को थाने लेकर जाने लगते हैं। पर यहाँ प्रधान जी का ग्रुप गाड़ी के सामने आ जाता है कि आप लोग ऐसा नहीं कर सकते, जरूर ये उस विधायक की चाल है जिसने आपको यहाँ भेजा है। और प्रहलाद भी कहता है कि ये पैसा मेरा है, लेकिन ये पुलिस वाला नहीं मानता। तभी वहाँ एक बड़े अधिकारी की गाड़ी आती है जो उस ऑफिसर को अंदर बुलाकर एक चाटा मारता है और कहता है कि उस विधायक की चाटना बंद कर, और वो वैसे भी विधायक नहीं रहा, इसलिए चुपचाप यहाँ से निकल ले। ये बोलकर वो अधिकारी चला जाता है और ये ऑफिसर आकर चुपचाप प्रधान जी को पैसे लौटाकर कहता है कि मुझे पता नहीं था कि आपकी पहुँच इतनी ऊपर तक है, अब हम आपको परेशान नहीं करेंगे। ये कहकर वो चला जाता है और भूषण और क्रांति देवी देखते रह जाते हैं कि ये हुआ क्या। यहाँ सचिव जी के साथियों को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन्हें बचाने कौन आया और क्यों आया, क्योंकि इन्होंने किसी से भी मदद नहीं मांगी और कौन हो सकता है विधायक से भी ज्यादा पावरफुल। खैर फिर अगले दिन जाकर ये लोग चुपचाप अपने नॉमिनेशन फॉर्म भर देते हैं, जहाँ क्रांति देवी मंजू देवी के सामने खड़ी थी। यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है।